हेलो दोस्तों, आपका फिर से वेलकम है हमारी क्लास के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन कुछ पार्ट बचेगा रिफ्लेक्शन का, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट विद केएस सर के चैनल पे। हमारी बहुत ही प्यारी टीम ने बहुत और भी वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको ज़रूर चेकआउट करें और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कंटिन्यू रखें। सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पे ही मिल जाएगा। तो मुफ्त में अपना सारा कंटेंट डाउनलोड करें और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर पे। चलो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का थ्योरी बीवाईक्यू के साथ में लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हम चलते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है द प्लेन मिरर्स। हमने प्लेन मिरर्स के बारे में पहले पढ़ लिया था कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं। जो बिल्कुल सीधे मिरर होंगे, बिना कर्व के मिरर प्लेन मिरर्स कहलाते हैं। प्लेन मिरर्स की खास बात यह है कि प्लेन मिरर्स में किसी टाइप का कोई एजेस या कर्व्स नहीं पाए जाते। ये बिल्कुल सीधे होंगे और इनका एक साइड पॉलिश होगा और एक साइड शाइनी होगा। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो। प्लेन मिरर्स में हमने प्लेन मिरर्स के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन प्लेन मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन होगी, यहां से सवाल पूछा जाता है। प्लेन मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशंस होती हैं, वहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बताओ प्लेन मिरर्स से कैसी इमेजेस फॉर्म होती हैं। और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पूछ लें आपसे डायरेक्टली कि प्लेन मिरर्स में जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो सेम साइज की होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी। बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कैसी इमेज और क्या फॉर्म होगा। या फिर वो कहीं पर दे सकते हैं कि ऐसी इमेज फॉर्म हुई है। अब आप पता लगाओ कि कौन सा मिरर है, प्लेन है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। चलो देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमारे पास में एक प्लेन मिरर है। देखिए ये एक प्लेन मिरर है, इसका ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है। ये वाला सरफेस क्या है? पॉलिश्ड। अब पॉलिश्ड सरफेस के सामने ही हम लोग हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम मिरर के बाहर ही तो खड़े हो सकते हैं, क्या मिरर के अंदर खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं, ये मिरर के अंदर वाला पार्ट है और ये मिरर के बाहर वाला पार्ट है। तो हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमेशा हम लोग मिरर के बाहर ही खड़े होंगे। मिरर के अंदर खड़े होकर के बाहर इमेज कैसे बन सकती है? पॉसिबल नहीं है। चलो देखो, यहाँ पर हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हमेशा हम सीधा ही रखते हैं, इसका बात का ध्यान रखना। आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सबसे अपर वाले पार्ट से हम लोग निकालेंगे दो रेज। हम क्या निकालेंगे? दो रेज को, इंसिडेंट रे। टू टाइप की इंसिडेंट रेज। एक रे जाती है हमारे साथ में पैरेलल। एक रे कैसी जाती है? पैरेलल। और दूसरी रे जाती है बिल्कुल जहां पर बीच में। एक जाती है पैरेलल और एक जाती है बिल्कुल बीच में। कैसे? अब सर ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो, कि सर कैसे क्या, अभी थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमने रखा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज बनेगी, जैसे मान लेते हैं कि मेरी इमेज बनेगी, तो मेरी इमेज फुल कहाँ बनेगी? जब मेरा सर से निकलने वाले, मेरे सर के अपर पार्ट से कोई रेज निकले, वहां वो कहीं पर जाकर के मिलनी चाहिए। वो कहीं पर जाकर के मिलनी चाहिए, तभी तो उसका सब मेरी फुल इमेज बन सकती है। इसलिए हम लोग इसके अपर पार्ट से एक रेज निकाल के देखते हैं अलग अलग। सबसे पहले जाती है एक रे जो बिल्कुल सीधा जाती है। अब ये इंसिडेंट रे है जो सीधा जाती है। इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ आएगी वो समझा देता हूं मैं। देखो जैसे कि मान लेते हैं कि एक सरफेस है या फिर मिरर है। अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पर आती है और हमने यहाँ पर नॉर्मल खींच दिया है 90 डिग्री के एंगल, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आती है, ये कोई एंगल बनाती है, इसे कहते हैं एंगल आई। आपको पहले से पता है, पिछली बार बता दिया था। अब देखो, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एक और एंगल बनाती है, उसे कहते हैं एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, ये बात आपको पता है। पर एक कैच यहां पर यह है कि अगर मान लो एंगल आई 30 है तो एंगल आर भी 30 होगा। डन। लेकिन अगर मैं एंगल आई को छोटा कर दूं, मान लेते हैं कि एंगल आई 15 हो जाए, तो क्या एंगल आर भी छोटा हो जाएगा? यानी कि ये भी 15 हो जाएगा। अगर मैं एंगल आई को 0 कर दूं तो क्या एंगल आर भी 0 नहीं हो जाएगा? एंगल आर भी हो जाएगा 0। समझे? सोच के देखो कि जैसे जैसे एंगल में बढ़ाता घटाता हूं तो एंगल आई जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा एंगल आर। जितना आई छोटा होगा उतना ही छोटा होगा आर। अगर आई और आर एंगल 0 है, तो अगर आई और आर एंगल 0 है, इसका मतलब इंसिडेंट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है।
कितने डिग्री आ रही है? परपेंडिकुलर। इस रे के आने के बाद में यहाँ से जो हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, यहाँ पर जो हम नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल भी इसी लाइन के ऊपर होगा, और या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल के ऊपर ही कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो वो कितना एंगल बना रही है? नॉर्मल के ऊपर ही अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो वो कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री, मतलब कि ये आ रही है। तो बताओ जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी तो सेम जाएगी और वो भी कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। तो ये रे जो है वो यहीं पर आएगी और यहीं से ये वापस लौट जाएगी, इसी पर आई और इसी पर ये वापस लौट गई। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने ये ये वाली रे हमने पहले देख ली। अब दूसरी जाती है मिरर के सेंटर की तरफ। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो मिरर है वहां से परपेंडिकुलर बनेगा नॉर्मल। परपेंडिकुलर क्या बनेगा? नॉर्मल। और नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल होता है एंगल आई। वहीं जब ये रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा आर, मतलब इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा, मे बी 15 या फिर कह सकते हैं 30, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। ये दूसरा वाला केस हो गया, मतलब कि ये दूसरी वाली रे हो गई। अब जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, आप मुझे बताएं क्या ये दोनों रेज कभी एक दूसरे से मिलेंगी? एक जा रही है सीधी और एक जा रही है उससे दूर, क्या ये एक्चुअल में कहीं मिल सकती है? नो, इनका कोई एक्चुअल मीटिंग हो ही नहीं सकती। अगर इनकी कोई एक्चुअल मीटिंग नहीं हो सकती, तो क्या हम इन्हें मिला सकते हैं? हाँ सर, मिला सकते हैं। कैसे? अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें मिरर के अंदर, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये दोनों रेज एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? क्रॉस। जब भी दो रेज एक दूसरे को मीट करती हैं या फिर क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट पर क्या बनती है? इमेज। क्या बनती है? इमेज। प्लेन मिरर से ऐसे इमेज बनेगी। जब भी यहां से दो रेज निकलेंगी वो कभी एक्चुअली में नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम उनको आगे बढ़ा करके देख लें तो वो मिलती हुई दिखाई देंगी, मिलेंगी नहीं एक्चुअली में। इट्स अपीयर टू बी मीट। क्या होगा ये? इट्स अपीयर, एक सेकेंड, इट्स अपीयर टू बी मीट। सिर्फ दिखेंगी, एक्चुअली में नहीं मिलेंगी, लेकिन सिर्फ दिखेंगी कि एक दूसरे से मिल रही हैं। चलो देखो आगे की चीज बताता हूं मैं। हमें इमेज फॉर्मेशन तो आ गया। सवाल कभी इमेज फॉर्मेशन से नहीं पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा आपसे कि जो इमेज फॉर्म हुई है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इमेज कैसी बनी है। अब देखो यहां से देखना, कुछ चीजें हैं कॉमन जो आपको याद होनी चाहिए। देखो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, यहां पर भी आपको देखने को मिला जो ये एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, इसके ऊपर ही तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज इसके ऊपर बनती है, इसका मतलब वो क्या है? इरेक्ट। क्या है वो? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब एकदम, जैसे कि ऐसा है तो वो इरेक्ट है, ऐसा है तो वो इन्वर्टेड है। ठीक है, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट, सेम। और एक चीज और, अब बताओ अगर ये एक्चुअली में मिलती तो कैसी इमेज बनती? मैंने आपको बताया था इमेजेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो होती है, रियल इमेज के साथ ही ऐसा होता है कि वो एक्चुअली में मिलने वाली रेस से मिलती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो अपीयर टू बी मीट वाली रेस से बनती है। यानी कि जो वर्चुअल रेस होती है ना, उनसे मिलकर के बनती है, अपीयर वाली रेस से मिलकर के बनती है। अब ये अपीयर वाली रेस से बन रही है, इसलिए ये कैसा बनेगा? वर्चुअली इरेक्ट। वर्चुअली इरेक्ट मतलब ये रियल इमेज नहीं है, ये कांच के अंदर है, ये किसी शीट पर नहीं बनेगी, ये कांच के अंदर बनेंगी। ठीक है, तो कांच के अंदर वर्चुअली इरेक्ट इमेज बनेगी, फर्स्ट। सेकेंड चीज, इसका जो साइज होगा वो सेम होगा। प्लेन मिरर्स में जो भी इमेजेस बनती हैं उनका साइज क्या होता है? सेम होता है, बिल्कुल सेम होगा। अगर किसी की हाइट 5 है तो उसकी हाइट 5 ही रहेगी। ठीक है, प्लेन मिरर में। पर अगर आप मिरर चेंज करते हैं, कोई स्फेरिकल मिरर रखते हैं, तो हो सकता है शायद आपको कम ज्यादा या बड़ा छोटा दिख सकता है, लेकिन प्लेन मिरर्स के साथ ये है कि सेम साइज की इमेजेस बनती है। डन। अगर मैं कभी पूछ लूं कि सेम साइज की इमेज बनी है, इसका मतलब वो क्या है? प्लेन मिरर। ठीक है, देखो ऐसा भी नहीं है कि प्लेन मिरर सेम साइज की, एक दो केसेस ऐसे भी हैं जिनमें सेम साइज की इमेजेस बनती हैं, लेकिन प्लेन मिरर भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। चलो अगली चीज है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब हम लोग मिरर से अगर चेक करें,
यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, देखो ध्यान से, ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, इसे कहते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग यू। क्या कहते हैं? यू। और जो इमेज का डिस्टेंस होता है, यानी कि इमेज जितना दूर बनती है, उसे कहते हैं हम लोग वी। अब इसकी खास बात यह है कि प्लेन मिरर्स में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। ये सबसे बड़ा कैच है। देखो, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसका मतलब जो u होता है वो v के बराबर होता है। सेम, जो u होगा वो v होगा, वो बराबर होंगे। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। डन, डन एंड डस्टेड। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, द लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है, बताता हूं। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर ऐसा इमेज है प्लेन में, अगर मिरर के बाद में वो ऐसा बन जाए, ये इन्वर्टेड है, लेकिन यहां पर इरेक्ट इमेज बनता है, इन्वर्टेड नहीं बनता है। तो यहां पर इमेज तो कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया इरेक्ट। और इन्वर्टेड मैंने बता दिया। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर इमेज ऐसा है, अब देखो, अब लेटरली देख रहे हो, इरेक्ट, अगर इमेज ऐसा है तो वो इमेज बन जाए ऐसा। देखो, समझ में आया कि अगर इसका मुंह इधर है तो मिरर में भी उसका मुंह ऑपोजिट साइड में होगा। इसका मुंह किधर है? इस तरफ, और इसका मुंह किधर है? इस तरफ, ऐसा। ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कुछ आप कुछ लेटर से भी देख सकते हैं। जैसे मैं ले लूं बी, बी की जो इमेज बनेगी लेटरली इन्वर्टेड, वो बनेगी ऐसी। अब क्या बी की इमेज बी जैसी बनी है? नहीं, लेकिन ये जो बी था वो ऐसा इन्वर्टेड बना है, इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अगर इन्वर्जन ऐसे होता है तो वो इन्वर्टेड होता है, लेकिन अगर ऐसे इन्वर्टेड होता है तो वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन आपको कहां देखने को मिलेगा? लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा जब आप एम्बुलेंस को देखेंगे। एम्बुलेंस, ठीक है। एम्बुलेंस में खास बात यह है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जा रही है और एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा हुआ है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के ऊपर क्या लिखा है? उल्टा लिखा है एम्बुलेंस। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि एम्बुलेंस बहुत ज्यादा जल्दी में है, वो हॉर्न भी देती है, बजाती भी है, लेकिन पीछे हॉर्न को वो सुनाई नहीं दे रहा है, किसी भी आगे जो वाहन खड़ा है उसको नहीं सुनाई दे रहा है, आगे जो व्हीकल है उसे नहीं पता चल रहा है कि पीछे क्या है, क्योंकि हो सकता है शायद उसने ईयरफोन्स लगा रखे हो, या फिर हो सकता है कि वो कुछ सुन नहीं पा रहा हो, किसी भी वजह से हो सकता है, मे बी अनदर रीजन। अगर वो देख सकता है रियर व्यू मिरर में, यानी कि पीछे वाले जो मिरर है, जो साइड में मिरर होता है उससे पीछे देखने का, तो अगर वो देख सकता है, वो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, वो बिल्कुल उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस, लगभग एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा जाएगा, ये एम्बुलेंस ऐसा ऐसा लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्यों? ताकि अगर वो किसी मिरर में देखे तो उसे वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का फायदा हम लोग यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर होगा, सेम साइज की इमेज बनेगी, और वर्चुअली इरेक्ट इमेज होगी। वर्चुअली कैसी इमेज होगी? इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, एकदम बिल्कुल सीधी इमेज, उल्टी नहीं बनेगी। डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर के बारे में सब चीज जान लिया हमने। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, किस टाइप की रेज मिलेंगी, रियल मिलेंगी या फिर वर्चुअल मिलेंगी, और कैसी इमेज फॉर्मेशन से कैसे कैरेक्टरिस्टिक वाली इमेजेस बनेंगी। वर्चुअली इरेक्ट बनेगी, सेम साइज की बनेगी, डिस्टेंस सेम होगा और लेटरली इन्वर्टेड होगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास में स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में खास बात मैंने तुम्हें बता दी थी कि इट्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर, इसलिए इन्हें स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में हम कुछ टर्म्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो मैं आपको आज पहले ही बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इमेज फॉर्मेशंस, कैसी इमेज कहाँ रखो, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आओ चलो शुरू करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब ये टर्म्स आपको बार बार सुनाई देंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स होती क्या है। सबसे पहली टर्म है हमारे पास में द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बताता हूं। देखो, मान जैसे कि ये एक कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है ये? कॉनकेव, इसमें केव बन रहा है ना, इसलिए ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को टू इक्वल हाफ्स में काटने वाली, अगर इसे मैं टू इक्वल हाफ्स में काटने के लिए एक बीच में लाइन खींच दूं, एक एक्सेस बना दूं, एक ऐसा एक्सेस बना दूं जो इसे दो इक्वल हाफ्स में काट दे,
तो वो क्या कहलाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर आप किसी लेंस किसी मिरर को दो इक्वल हाफ्स में काट देंगे तो वो क्या कहलाएगी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जिस एक्सिस से आप इसको दो इक्वल हाफ्स में काट रहे हैं। ठीक है, इसी एक्सिस पर बहुत सारे पॉइंट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। देखो अब आता है हमारा पोल। व्हाट इज द पोल? पोल होता है किसी भी स्फेयर का सबसे आउटर पॉइंट, एक पॉइंट उसे पोल कहते हैं। जैसे हमारा नॉर्थ पोल है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसे साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ यानी जो सबसे ज्यादा नॉर्थ में है ना, वो जो पोल होता है, वो जो पॉइंट होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। अब देखो इस वाले स्फेयर का, इस वाले कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर का एक पॉइंट होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस इसको कट करती है इक्वल हाफ्स में। इस कट करने वाले पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पी, यानी कि पोल। क्या कहते हैं हम लोग इसे? पोल। पोल कहते हैं जहां से प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी मिरर को कट करती है दो इक्वल हाफ्स में, उसे कहते हैं हम लोग पोल। पोल के बारे में पता चल गया, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी से। अब आता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको दिख रहा है कि ये कर्व बन रहा है, अगर आप इसको आगे बढ़ाकर देखेंगे तो आपको ये पूरा कर्व मिरर कर्व का पार्ट दिखेगा। अगर मैं पूरा बढ़ा करके देखूं तो इसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, इसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। और जो ये सेंटर वाला पॉइंट है इसे कहते हैं द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो कर्वेचर है पूरा, ये जो कर्व है, इस कर्व को अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसे कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी याद रखना क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सी से। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास में प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस समझने के लिए आगे और थोड़ा सा है डिटेल, लेकिन प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पर, जैसे कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जहां पर रेज एक दूसरे को कट करती हूं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल फोकस। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब है कि जहां पर चीजें फोकस होंगी, जहां पर सारी रेज एक जगह इकट्ठी होंगी, उसे कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस के बारे में ऐसा है कि प्रिंसिपल फोकस ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी रेज एक जगह इकट्ठी हों, उस जहां पर सारी रेज एक दूसरे को कट करती हैं उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। हम लोग फोकस का मतलब क्या समझते हैं? फोकस का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे आप अभी अपने बोर्ड्स के एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वैसे ही फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना, उसी पे ध्यान देना। अगर उसी चीज पर कोई चीज होती है तो उसे कहते हैं हम लोग फोकस। देखो एक ही पॉइंट है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से कोई भी पैरेलल रेज आती हैं, कोई भी पैरेलल रेज आती हैं, वो इस फोकस से होकर ही एक दूसरे को कट करती है, इस फोकस से होकर ही एक दूसरे को कट करती है। तो यही इसका प्रिंसिपल पॉइंट है। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिस पर सारी रेज एक दूसरे को कट करती हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। एफ, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ क्यों? क्योंकि आगे बताऊंगा स्मॉल एफ से भी कुछ रिप्रेजेंट होगा। देखो अब आता है हमारा अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, सिर्फ उन लोगों को पता होता है आजकल जो फोन्स या फिर गैजेट्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज रखते हैं। बताता हूँ अपर्चर क्या होता है। अपर्चर, अपर्चर इतना पार्ट है किसी भी लेंस का, किसी मिरर का, या किसी भी सरफेस का, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इतना सा पार्ट जो लाइट को कैप्चर करता है। लाइट को कैप्चर करने वाला पार्ट क्या कहलाता है? अपर्चर। देखो मेरी बात, आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यही पार्ट है जो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर कह सकते हैं लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है। यही वाला पार्ट, यही वाला पार्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अगर ये पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है तो यही पार्ट क्या कहलाएगा? अपर्चर। अपर्चर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरा हाथ बिल्कुल सीधा है, तो यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो पूरा अपर्चर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ऐसा होता तो यहां से यहां तक का, देखो अभी मेरा हाथ है जो इस स्टाइलस के बराबर है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेरा हाथ ऐसे कर्व होता तो सिर्फ इतना सा हिस्सा है, स्टाइलस का लगभग आधा हिस्सा मान लो, यही कहलाएगा मेरा अपर्चर। तो ये अपर्चर छोटा है और ये अपर्चर बड़ा है। तो अपर्चर समझ में आया, जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट कैप्चर होगी। तभी तो आपने सुना होगा कि अच्छे कैमरास कौन से होते हैं? जिनका अपर्चर बड़ा होता है, अपर्चर साइज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाते हैं। अच्छे कैमरास का मतलब जो कम लो लाइट में भी अच्छी फोटोज खींच सके। तो अगर आपको लो लाइटिंग में अच्छे फोटोज चाहिए तो उसका अपर्चर साइज देखना। अगर आपको दो तीन चीजों में कंपेयर करना है तो अपर्चर साइज देखो कि जिसका अपर्चर साइज ज्यादा सही है वो ही लाइट को अच्छे से
कैप्चर कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अपर्चर हो गया, अपर्चर का कोई खास वो नहीं है, बस ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। आगे देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि जो पूरा कर्व है, यानी कि पूरा जो स्फेयर है उसकी जो रेडियस होती है, रेडियस मतलब कि हुआ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, देखो यहां से जो पोल तक का डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, देखना ध्यान से, ये जो पोल तक का जो डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस है, ये कहलाएगा हमारा रेडियस। क्या कहलाएगा हमारा? रेडियस। रेडियस जैसे जनरली हम लोग किसी भी स्फीयर की रेडियस देख सकते हैं, तो इसमें भी सेम यही है, रेडियस मतलब सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस या पेरीफेरी तक का डिस्टेंस। ठीक है, चलो इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है हमारा फोकल लेंथ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस, ये जो फोकस पॉइंट था, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ। किसी भी अपर्चर की, मतलब किसी भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, किसी भी टाइप के मिरर की जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनकी फोकल लेंथ अलग अलग हो सकती है, और फोकल लेंथ के बेस पे हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। देखो फोकल लेंथ जो होगी वो अलग अलग मिरर्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। फोकल लेंथ के बारे में खास बात यह है कि जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकस पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो फोकल लेंथ है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी। मतलब कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी जो आधी होगी वो होगी फोकल लेंथ, r/2। ये याद रखना। अगर आपको कोई दे दे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, 30, तो अगर आपको कोई दे दे, जैसे कि क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा। इसकी फोकल लेंथ होगी हमारे पास में 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। इस वाले मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। इतना इजी है, बस ऐसे सवाल पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कहीं पे आपको काम आ जाए। आपकी जनरली तो नहीं पूछने चाहिए, लेकिन अगर कहीं पूछ ले या काम में आ जाए तो ले लो। आपको पता होना चाहिए कि ये हाफ होती है। एक्चुअली में सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन सवाल के अंदर जो चीजें दी होती है ना वो इस डिटेल से आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ हो गई, फोकल लेंथ के बारे में पता चल गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, चलो स्फेरिकल मिरर में जो भी टर्म्स थी इंपॉर्टेंट वो हमने पढ़ ली, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ ली। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सारे टर्म्स पढ़ लिए, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। आगे चलते हैं हम लोग हमारे अगले पॉइंट पे, द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेरी बात सुनो, हमने लॉस तो पढ़ लिए थे रिफ्लेक्शन के, अब सर ये रूल्स क्या हैं बता दो। असल में जो रूल्स हैं वो हैं कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर के किसी एक पॉइंट पर पड़ती है या किसी वजह से या किसी तरीके से आती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से होकर के गुजरेगी। अगर मान लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से हो सकता है उसको काटते हुए आए, किसी एक पॉइंट से होकर के गुजरे, तो वो कहां से होकर के रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कि इंसिडेंट रे कहां आएगी इसके बारे में पता हो तो रिफ्लेक्टेड रे का हमें पता लग जाएगा। और यही 4 रूल्स है हमारे पास। ठीक है, पहला रूल है हमारा, पहला रूल आता है हमारा, जो ये सारे इंसिडेंट रे हैं, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू एक्सिस है, इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल टू एक्सिस। एक मिरर बना लेते हैं हम लोग, देखो ये जो मिरर है इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मान लेते हैं कि कोई रे पैरेलल आती है, देखो ये पैरेलल आई है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है जो पैरेलल आई है। अगर कोई भी रे पैरेलल आती है तो वो जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी वो पॉइंट होगा फोकस। कौन सा पॉइंट होगा? फोकस। या फिर कह सकते हैं कि जो कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द एक्सिस आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो वो कहां से होकर के गुजरेगी, कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होगी। बस इतना सा याद रखना है। अगली चलते हैं, देखो फोकस अगला है हमारे पास में फोकस। अब इसी का उल्टा कर लो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, इसी का बिल्कुल ऑपोजिट कर लो। अगर कोई भी रे
कह देते हैं कि अगर कोई भी रे किसी फोकस से आती है, अगर कोई भी रे फोकस से आती है, फोकस पॉइंट से आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगी। सिंपल, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी, बस बात खत्म, सिंपल। ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। डन। चलो, एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट, बस ये याद रखना। अगर पैरेलल आई तो फोकस से, फोकस पे आई तो पैरेलल, बस। चलो, अगला है हमारे पास में फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब बताता हूं। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का सेंटर मान लेते हैं कि ये होगा। अब आप देखना, ये जो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका सेंटर पॉइंट। अगर कोई भी रे सीधा सेंटर पॉइंट पे आती है, सेंटर पॉइंट से आती है, इसका मतलब आप देखना कि क्या ये बिल्कुल कर्व पे नहीं पड़ रही। मतलब कि ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है, जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है, उसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करूं तो ये बिल्कुल सीधी टकरा रही है, एकदम बिल्कुल सीधी, एकदम बिल्कुल सीधी, कोई एंगल नहीं बन रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये कर्व, ये जो कर्व है वो कर्व नहीं दिखेगा यहाँ पर बिल्कुल सीधी टकरा रही है, कोई एंगल नहीं बन रहा है। इसका जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री पे है, और नॉर्मल से जो एंगल आई है वो है हमारा 0 डिग्री पे। अगर कोई भी, इससे पहले आपने जब प्लेन मिरर्स पढ़े थे, प्लेन मिरर्स में बताया था मैंने कि अगर कोई भी रे 0 डिग्री के एंगल पे आती है नॉर्मल से, तो वो 0 डिग्री के एंगल पे ही वापस लौट जाएगी। सिंपल। तो देखो, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आई है, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रिटर्न हो जाएगी। इनका कहना ये था। डन। चलो, ये भी समझ में आ गया। पहला था पैरेलल, दूसरा था फोकस पे, तीसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सीधा आई और सीधी उसी जिस पे आई है उसी पे वापस लौट आए। मतलब कि मम्मी ने कहा कि बेटा स्कूल जाओ, जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से वापस आ जाना है। ठीक है, चलो आगे। अब आता है हमारे पास आखिरी पॉइंट, यानी आखिरी रूल कह सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ऑन द पोल ऑफ मिरर। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक मिरर, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ये पोल होता है, ये जो पोल है, अगर कोई भी रे इस पर पड़ती है पोल पर, तो वो कोई ना कोई एंगल बनाती हुई आगे चली जाएगी। सिंपल, सिंपल सी बात है। जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा, बस यही कहना था इनका, इसमें कुछ खास नहीं है। बस ये 4 रूल्स हैं कि इस पॉइंट पे पड़ेगी तो वो जितना एंगल बनाएगी उतना। इन सब में भी यही हो रहा है, असल में इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है। लेकिन बताए क्या है, बस उनको बनाना था कि चौथा रूल कि इस पॉइंट पे पड़ गई तो क्या होगा, बस बना दिया उन्होंने। और तुम याद कर लो कि ये 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, 4 रूल्स हो सकते हैं। पहला रूल है कि पैरेलल टू द एक्सिस आई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। अगर फोकस से आई तो कैसे जाएगी, एक्सिस पे होकर के, बिल्कुल पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब देखो, अगर मान लेते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो किस पे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। ऑन द पोल, पोल पे आई तो स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर, यानी कि जितने एंगल पे आई उतने पे चली गए। ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, सब में यही हो रहा है, जितने एंगल पे आ रही है उतने पे ही जाती है। रिफ्लेक्शन का रूल ही यही है। ठीक है, आगे चलो। ये सारी चीजें समझ में आई, ये सारे ऑलरेडी हैं इसमें। जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब चीजें ऑलरेडी इस पे मिल जाएगी। चलो अगला